हेलो दोस्तों, नमस्कार आदाब। मेरा नाम है शमशेर सिंह गिल और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोटोन लर्निंग पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इंडियन पॉलिटी के ऊपर एक एमसीक्यू सीरीज़ 2020 शुरू की है, जिसके अंदर हम एमसीक्यू के थ्रू पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे। हम चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। जैसा हमने लास्ट टाइम 20 क्वेश्चन किए थे, आज भी वैसे हम 20 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय। तो किस पर्सन ने सबसे पहले आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने का? तो वो थे, राइट आंसर इज एम.एन. रॉय। It was in 1934 that the idea of Constitute Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India. कम्युनिस्ट विचारधारा से ये प्रभावित थे और ये इन्होंने फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनानी चाहिए। In 1935, the Indian National Congress for the first time officially demanded the Constituent Assembly to frame the Constitution of India. 1934 में एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। देखो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी और उनका जो बेसिस होगा वो अडल्ट फ्रेंचाइज होगा कि उसको अडल्ट पर्सन ऑफ द इंडिया वो चूज करेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काम करेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 389. The Constituent Assembly was elected by the people of India on the basis of adult franchise. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या दोनों सही हैं? तो पहला ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 389, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। और सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं थी, वो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली ऑप्शन वन। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आया था उसने जो सजेशन दिया था और उसमें जो मीटिंग्स हुई थी उसमें ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का आइडिया फॉर्मुलेट हुआ था। और इसका एक फीचर क्या है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू बी 389 389 मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उनमें से जो 296 सीट्स हैं, 296 सीट्स, वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट होंगी और 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट। तब तक देखो, जो इंडिया था वो टू पार्ट्स में था। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि एक तो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था और कुछ दूसरा पार्ट जो था वो 566 से के आसपास जो रियासतें थी उनके अंडर अलग अलग पार्ट्स में था। तो जो 93 सीट्स अलॉट हुई थी वो प्रिंसली स्टेट्स को हुई थी और 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को। तो उन आउट ऑफ 296 अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, 292 मेंबर्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी, उनमें से 292 मेंबर्स थे और जो 4 थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, वन फ्रॉम ईच। हर एक चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से एक पर्सन था। देखिए, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट
और कुछ स्टेट्स को, जैसे जो छोटे स्टेट थे जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम थी, देखिए हर 1 मिलियन, देखिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स को अलॉट किया गया था। एवरी मिलियन पे 1 सीट थी। तो जिन स्टेट्स जहाँ प्रोविंसेस की, जहाँ प्रिंसली स्टेट्स की पॉपुलेशन 10 लाख से कम थी, तो उनको जोड़ के या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को मिला के 1 सीट बनाई गई। और जो ये सीट्स थी वो रिलीजन बेस्ड पे, जैसे मुस्लिम, सिख्स और जनरल में सभी, चाहे हिंदू, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सभी आ जाते थे। और ये 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी के बेसिस पे ये सीट्स का एलोकेट किया गया। और representative of each community were to be elected by member of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be method of proportional represented by means of single transferable vote। और जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया गया वो उसी कम्युनिटी के लोगों ने ही वोट डाल के किया। और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट थे वो नॉमिनेट किए गए बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। जो राजे थे उन्होंने अपने अपने नुमाइंदे को नॉमिनेट करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजा। तो इससे हमें क्या मिलता है भी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड थी। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वाज इलेक्टेड एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली? टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज द डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, The Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946 और मुस्लिम लीग ने तो बॉयकॉट किया था इस मीटिंग का। 211 ही मेंबर जो थे वो प्रेजेंट थे उस टाइम। तो डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ओल्डेस्ट मेंबर, वाज इलेक्टेड एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। जो फर्स्ट टाइम असेंबली जब इकट्ठे हुए तो फर्स्ट टाइम जो चेयरमैन इलेक्ट किया जो टेम्परेरी बेसिस पे थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो परमानेंट थे, जो जिनको इलेक्ट किया गया बाद में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और सेम तरीके से जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया वैसे ही 2 वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और एक वी.टी. कृष्णमाचारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु चेयर्ड द असेंबली व्हेन इट मेट एज द लेजिस्लेटिव बॉडी? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमने इलेक्ट की उसके 2 काम थे आज़ादी के बाद। एक काम था लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मतलब कानून का देखभाल करना, उसी टाइम सरकार को चलाना, देश को चलाना। दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो दोनों काम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही कर रही थी उसी दौरान। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड मीटिंग में इकट्ठी होती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर करते थे। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी जब इकट्ठी होती थी तो कौन करता था? तो इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं है, तो एच.सी. मुखर्जी, जी.वी. मावलंकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एच.सी. मुखर्जी क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। तो राइट आंसर क्या होगा? जी.वी. मावलंकर। बाद में ये पहले अपने पहले अपने स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी बने थे ये जी.वी. मावलंकर। तो राइट आंसर क्या होगा? जी.वी. मावलंकर। The assembly also became a legislative body. In other words, 2 separate functions were assigned to the assembly, that is making of constitution for free India and enacting of ordinary laws for the country. These 2 tasks were to be performed on separate days. Thus, assembly became the first parliament of free India, Dominion legislature. Whenever the assembly met as a constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as a legislative body, it was chaired by G.V. Mavalankar.
These two functions continued till November 26, 1949 when the task of making the constitution was over. जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ये तब तक दो काम करती रही, एक लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करती रही और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती रही। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। सेकेंड स्टेटमेंट है द नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। थर्ड है नेशनल सॉन्ग वॉज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस 26 जनवरी 1950। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1940। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये भी 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम सेम डे अडॉप्ट किए गए थे और जो नेशनल फ्लैग था वो तो 22 जुलाई 1947 को। तो अब इसके हम देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। इन एडिशन टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। देखो ये भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने असेंबली फंक्शन परफॉर्म करती थी। तो इट रेटिफाई इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। देखो इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर भी रहा ना, तो 1949 मई के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही रेटिफाइड किया था। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950। इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1950। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 पे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए आप अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको अगर ये क्वेश्चन सीरीज बड़ी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमें फीडबैक जरूर दीजिए कि हमारे क्वेश्चन और उनकी एक्सप्लेनेशन कैसी है। देखिए ये सारे का सारा जो रिसोर्सेज है वो इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक के बेस पे है। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। यूनियन पावर कमेटी जो है ये कमेटी दे रखी है जो मेजर कमेटी थी, तो उन कमेटीज के कौन कौन चेयरमैन थे, तो ये उनको मैच करवाना है। तो पहला है यूनियन पावर कमेटी, दूसरी है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, थर्ड है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। हर बंदे को ये तो पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनको चेयर कर रहे थे। और यूनियन पावर कमेटी कौन कर रहा था? यूनियन पावर कमेटी कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी कौन कर रहा था? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए फर्स्ट का कौन सा है? ए, और सेकंड का कौन सा है? सी। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। तो देखिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जितनी भी मेजर कमेटी थी वो कौन कौन सी हैं, ये देखिए 8 मेजर कमेटी थी। यूनियन पावर्स कमेटी को कौन हेड कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो फिफ्थ थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, वो कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। और फिफ्थ जो मेजर कमेटी थी उसके अंदर सब कमेटीज थी
जिसमें से एक थी फंडामेंटल राइट सब कमेटी, JB कृपलानी जी कर रहे थे। माइनॉरिटी सब कमेटी जो थी HC मुखर्जी कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बरदोली कर रहे थे। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन असम सब कमेटी AV ठाकर कर रहे थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी, आगे 6 नंबर कमेटी है जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट दैट इज द जवाहरलाल नेहरू। स्टेयरिंग कमेटी कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 8 मेजर कमेटी हैं। हालांकि आप 5th जो है उसके अंदर जो सब कमेटी उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन SSC या स्टेट एग्ज़ाम्स के अंदर नहीं आता, UPSC में तो आ सकता है, लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो इस PDF से आप कर लेना, क्योंकि ये PDF आपको मिलेगी हमारे फोटोन लर्निंग जो टेलीग्राम के ऊपर चैनल है, जो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी देंगे, वहाँ से आपको ये सारी की सारी PDF मिल जाएगी। 20 क्वेश्चन जो पहले हुए हैं, मतलब लास्ट वीडियो में करवाए हैं, और 20 क्वेश्चन जो आप करवाएंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखिए मैचिंग है और इनमें बताना है। पहला जो माइनर कमेटी की बात है और चेयरमैन, देखिए 8 मेजर कमेटी थी, अब माइनर कमेटीज हैं। फिनांस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी P पत्ताबी सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी उषा नाथ सेन। तो बताइए इनमें से कौन सा रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा मैच नहीं करता? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा इसका 4th, दैट इज उषा नाथ सेन वाला। उषा नाथ सेन नहीं है। तो हम देखते हैं माइनर कमेटी में कौन कौन से उनके चेयरमैन थे। उषा नाथ सेन प्रेस गैलरी कमेटी के थे, देखिए ये वाला। तो फिनांस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। हाउस कमेटी P पत्ताबी सीतारमैया थे। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थे डॉक्टर KM मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली GV मावलंकर। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट S वरदाचारी, नॉट एन असेंबली मेंबर, और ये असेंबली मेंबर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये एडहॉक कमेटी के चेयरमैन थे। कमेटी ऑन द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस B पत्ताबी सीतारमैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिनी रंजन सरकार। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन जो थे वो SK धार थे, नॉट एन असेंबली मेंबर। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ड्राफ्ट बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और स्पेशल कमेटी थी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट बनने के बाद उसको एग्जामिन करने वाले, उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रेस गैलरी कमेटी के थे उषा नाथ सेन। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप S वरदाचारी, और ये नॉट ए असेंबली मेंबर। तो दोस्तों ये माइनर कमेटी और मेजर कमेटी मैंने आपको बता दी है इसके अंदर PDF के अंदर, तो आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लेना। Which of the following was not a member of drafting committee? इनमें से कौन सा पर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं है? तो डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, TT कृष्णमाचारी, S वरदाचारी। तो देखते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर थे, उनमें से इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। देखिए ड्राफ्टिंग अमोंग ऑल द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप ऑन August 29, 1947. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of new constitution. It consisted of 7 members. फर्स्ट 7 मेंबर की ये कमेटी थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन थे,
एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सईद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, एन माधवराव ही रिप्लेस्ड बी एल मित्र वो रिजाइन ड्यू टू द इल हेल्थ। एन माधवराव को बाद में लाया गया था। और सेम टी कृष्णमाचार्य थे, ही रिप्लेस्ड डी पी काथियन वो डाइड इन 1948। तो इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? टी कृष्णमाचार्य भी हैं, डॉक्टर के मुंशी भी है और सईद मोहम्मद सादुल्ला भी है। एस वरदाचार्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? एस वरदाचार्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज आर केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949 इटसेल्फ। देखिए, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया उसी दिन कौन कौन से प्रोविजन थे जो फोर्स में आ गए थे, जो लागू हो गए थे। उनमें से पहला ऑप्शन है सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ऑल दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑल दी अबव। सिटीजनशिप, इलेक्शन और प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये तीनों के तीनों प्रोविजन लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। Some provisions of the Constitution pertaining to citizenship, election, provisional parliament, temporary and transitional provisions and short title contain article भी ये दे रखे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 68, 324, ये लागू हो गए थे 26 1949 को। और बाकी का जो रिमेनिंग मेजर पार्ट था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इस दिन को डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं और उसको क्या कहते हैं? अडॉप्टेशन डे, अडॉप्ट डे। Who was the chairman of the expert committee formed for the purpose of preparing material for the Constituent Assembly? Who was the chairman of the experts committee formed for the purpose of preparing material for the Constituent Assembly? देखिए, Constituent Assembly जब while the election to the Constituent Assembly was still in progress on July 8, 1946, the Congress Party, Indian National Congress, appointed an expert committee for the purpose of preparing material for the Constituent Assembly. This committee consisting of the following member. तो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट कमेटी, जो क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए मटेरियल इकट्ठा करेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो इकट्ठा करने की जो वो कमेटी बनाई गई, उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, एम असफ अली थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, के टी शाह थे, डी आर गडगिल थे, हुमायूं कबीर थे, के संतनाम थे। तो जवाहरलाल नेहरू इज द चेयरमैन। चलो दोस्तों 11th क्वेश्चन करते हैं, हु सेड दैट ड्राफ्टिंग कमेटी वाज ड्रिफ्टिंग कमेटी। किस पर्सन ने ये कहा कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो ड्रिफ्टिंग कमेटी है? इसका मतलब क्या था कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस में काम करती थी। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी समय ज़्यादा लिया, क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 महीने में बन गया था। तो इनका कुछ पर्सन का जो इसके क्रिटिक थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उनमें से एक पर्सन ने ये बोला कि ड्राफ्टिंग कमेटी इज ए ड्रिफ्टिंग कमेटी। तो वो कौन पर्सन था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन, केटी शाह, नजरुद्दीन अहमद, विंस्टन चर्चिल। तो इनमें से किस पर्सन ने स्टेटमेंट दी? तो राइट आंसर है नजरुद्दीन अहमद। देखिए, अलग अलग पर्सन्स ने ये पॉलिटिकल क्रिटिक हैं जिन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग कमेंट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टुक अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। दे स्टेटेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months to complete their work. In this context, Najruddin Ahmad, a member of the Constituent Assembly, coined a name for the drafting committee to show his contempt for it. He called it is a drifting committee. तो नजरुद्दीन अहमद थे वो पर्सन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला? एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं,
इनका रिमार्क था द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी इन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज द इंडिया। उन्होंने बोला कि जो असेंबली है वही कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है, इंडिया है। वन पार्टी के ऊपर उन्होंने बोला। विंस्टन चर्चिल ने क्या कमेंटेड दिया, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंट ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, दैट इज हिंदू। तो विंस्टन चर्चिल की ये स्टेटमेंट थी। तो अलग अलग स्टेटमेंट्स कभी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाएं तो आप लोग इसका राइट आंसर दे सकते हैं। विच एनिमल वॉज अडॉप्टेड एज ए सिंबल और जिसको सील बोलते हैं, द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। विच एनिमल, क्वेश्चन ऑप्शन है टाइगर, काउ, लायन, एलिफेंट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इज एलिफेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये स्लाइड में है, तो इसको याद कर लीजिएगा, एक बार इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर लगता है। तो पहला है एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज ए सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। लीगल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को के कौन थे, बी एन राव। H.V.R. Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly. S.N. Mukherjee was the chief draftsman of the Constitution in the Constituent Assembly. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था, S.N. मुखर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने हाथों से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। The original constitution was handwritten by him in a flowing italic style. Italic style के अंदर इसको लिखा गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। The original was beautified and decorated by the artists from the Shanti Niketan, including Nandlal Bose and Bihar Ram Manohar Sinha. इन्होंने इसको ब्यूटिफाइड मतलब डेकोरेट किया अलग अलग आर्ट से, अलग अलग पिक्चर से। Bihar Ram Manohar Sinha illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphed by Prem Bihari Narayan Raijada. इस इन्होंने preamble को डेकोरेट किया। The calligraphy of the Hindi version of the original constitution was done by Vasant Krishan Vaidya and elegantly decorated and illuminated by the Nandlal Bose. तो ये इनमें से कुछ टर्म्स हैं जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कभी एसएससी के एग्ज़ाम में या कोई PSSB या HSSC के एग्ज़ाम में। तो इनमें इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ढंग से कर लेना, आप एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज में था और उस टाइम तक कोई प्रावधान नहीं था कि इसको हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और वो एक्ट अब बताना हमने कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 51st, 58th, 42nd, 9th। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द 58th। देखिए Original, the Constitution of India did not make any provision with the respect to an authoritative text of the Constitution in Hindi language. Later, a provision in this regard was made by the 58th Constitutional Amendment Act of 1987. और इस अमेंडमेंट ने एक न्यू आर्टिकल 394A इन द लास्ट पार्ट, दैट इज द 22nd पार्ट, उसके अंदर ये ऐड किया। तो ये आप पढ़ लेना एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। देखिए दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी एंड फेडरल। तो इनमें से कौन सा वो फेडरल स्ट्रक्चर का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला ऑप्शन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसका डी, दैट इज द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसका एक फीचर है। तो हम करते हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइज। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ना तो फेडरल है ना वो यूनिटरी है, वो फेडरल कम यूनिटरी है, वो दोनों का मिक्सअप है। वो कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इट कंटेन ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ द फेडरेशन। कौन कौन से फीचर हैं? टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। डिविजन्स ऑफ पावर, पावर्स के अंदर डिविजन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। और हाउएवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ द यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर। स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर का भी वही है और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है। सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही सिटीजनशिप है। ये तो नहीं है कि हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, राजस्थान की अलग है और सेंटर की अलग है, जैसा अमेरिका के अंदर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदला भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, अमेंडमेंट भी किया जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। अब सेंटर हमेशा गवर्नर को चूज करता है, हर स्टेट के अंदर लगाता है। तो जो गवर्नर होता है वो क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव तो होता है एक तरह से। तो ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ये भी तो क्या है? ये यूनिटरी सिस्टम का तो एक फीचर है। इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये सारे यूनिटरी सिस्टम के हैं। तो जब इमरजेंसी लगती है तो सारी की सारी पावर किसके पास आ जाती है? पार्लियामेंट के पास आ जाती है, सेंटर के पास आ जाती है। तो इसीलिए हमारा इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। तो इसको ज़्यादातर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फंडामेंटल राइट्स आर मींट फॉर प्रमोटिंग द आइडियाज ऑफ अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड सैक्रोसेंट। फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड सैक्रोसेंट। देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फंडामेंटल राइट्स आर मींट फॉर प्रमोटिंग द आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट, नो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, उनको हम चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट करने की। सैक्रोसेंट नहीं, ये भी नहीं है। तो हम देखते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ओनली ऑप्शन 1। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर मेंड फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे ऑपरेट एज ए लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। देखो लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है और वो लॉ या तो फायदा करेगा लोगों का, जो नुकसान करेगा। अगर वो फंडामेंटल जो राइट है उनकी वायलेशन करता है तो हमारे पास अधिकार है अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आर्टिकल 226 के अंदर हम हाई कोर्ट के अंदर रिट डाल सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक अधिकार देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमें पॉलिटिकली प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। Fundamental rights are justiciable in nature and they are enforceable by the courts for their violation. Aggrieved person can directly go to the Supreme Court, which can issue the writ of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. ये आर्टिकल 32 के अंडर आती हैं और ये हम आगे जाके जब फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर करेंगे तब हम इनको डिटेल्ड में पढ़ेंगे। However, the fundamental rights are not absolute and subject to reasonable restriction. अब देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस है। फ्रीडम ऑफ असेंबली है बट एक उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हम कोई वायलेशन जो कोई वायलेंट ना किसी पब्लिक को उकसा ना दें और किसी को वायलेंट ना कर दें, जहाँ कोई नुकसान ना करें किसी का। They are not sacrosanct, can be curtailed or repealed by the parliament through a constitutional amendment act. ऐसा तो नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, उनको चेंज किया जा सकता है और चेंज टाइम टू टाइम हुए भी हैं। इमरजेंसी के दौरान क्या हो जाते हैं? सारे के सारे फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 सारे के सारे क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। तो एब्सोल्यूट और सैक्रोसेंट नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ओनली 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Who said that directive principle of state policy is a novel feature of Indian Constitution?
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर क्या होगा, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, दैट इज ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। According to the Bhimrao Ambedkar, the directive principle of state policy is a novel feature of the Indian Constitution. They are enumerated in part 4th of the Constitution. They can be classified into 3 broad categories. देखो, socialistic, Gandhian and liberal intellectual. ये हम तीनों जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं इनको हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर के अंदर। देखेंगे हम अलग अलग आर्टिकल्स को सोशल, गांधीन और लिबरल थॉट्स के अंदर डालेंगे। तो अलग अलग तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे और वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कौन प्रमोट करता है, फंडामेंटल राइट, और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कौन करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दे सीक टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन जो एम क्या है वो है वेलफेयर स्टेट ऑफ इंडिया, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल इन गवर्नेंस। तो देखिए, हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट द डायरेक्टिव्स आर नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर। देखो, फंडामेंटल राइट को तो हम, अगर हमारा वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर कोई गवर्नमेंट वेलफेयर का काम नहीं करी तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर ये बताया हुआ और गवर्नमेंट को ये पॉलिसी लानी चाहिए। ये सिर्फ उनके एथिक्स के ऊपर है। ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होती है वो सिर्फ वेलफेयर स्टेट की बात करती है और वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। ये मोरल ऑब्लाइजेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज फॉर द एप्लीकेशन, तो किस पे डिपेंड करती है ये मोरल ऑब्लाइजेशन पे। अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत सारे काम करेगी, अगर गवर्नमेंट नहीं अच्छी है तो नहीं करेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। देखिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, जुडिशरी क्या लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रूल ऑफ लॉ क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो इनमें से बताना है भी कौन सा इनकरेक्ट मैच है। देखो, जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दोनों में फ़र्क है। जुडिशरी तो हमने लिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 से, जो जुडिशरी है वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हम ए इज द राइट आंसर। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रूल ऑफ लॉ लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लिया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। तो हमने अब देखते हैं हमने कहाँ से क्या क्या लिया है। ये मेरी जो स्लाइड है देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विसेज कमीशन जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, एमरजेंसी प्रोविजन। देखिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी दैट वी टुक फ्रॉम जर्मनी, और इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यहाँ पे दो कन्फ्यूजन है, ओनली इमरजेंसी प्रोविजन आ जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी आ जाए तो वो हमने जर्मनी से लिया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बायकैमरलिज्म। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of president, removal of supreme court and high court judges and post of vice president। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है।
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। और हम ये जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे अभी कैसे कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास कम है, तो एक तरह का फेडरल स्ट्रक्चर है और स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ये हमने आइडिया कहाँ से लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर, जैसे रेजिड्यूर देखो तरह यूनियन लिस्ट, करंट यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है, लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बना सकता है, कंकरेंट में दोनों बना सकती हैं। और कुछ ऐसे जो उस वक्त स्टेट में नहीं, स्टेट लिस्ट में नहीं है कुछ टॉपिक या कुछ और यूनियन लिस्ट में भी नहीं है और कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, वो हम किस में डालते हैं, रेजिड्यूरी पावर में। और रेजिड्यूरी पावर हमारे पास, हमारे यहाँ किसके पास है, वो सेंटर के पास है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, कंकरेंट लिस्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जब कोई लॉ वगैरह हम नहीं पास होता तो जॉइंट सिटिंग कर दी जाती है। तो वो कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल, जो हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है, रशियन रेवोल्यूशन 1917 से। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। हमने कल लास्ट क्लास में प्रीएम्बल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन किए थे। तो प्रीएम्बल के अंदर जो जस्टिस था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जापानीज से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर 100% एक क्वेश्चन बनता है। जब भी पॉलिटी के अंदर कोई क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन इसमें से होता है। तो इसको याद कर लीजिए कैसे न कैसे तरीके से। 18 क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द शेड्यूल इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल। तो राइट आंसर इज 6th शेड्यूल। देखिए ये सारे के सारे शेड्यूल हैं, इनमें से भी एक आधा क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो शेड्यूल फर्स्ट क्या कहता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल, पहले शेड्यूल में है। शेड्यूल सेकंड में क्या करता है, स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस। शेड्यूल 3 क्या कहता है, ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। शेड्यूल 4 राज्यसभा, एमपी, काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। शेड्यूल 5 क्या कहता है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, लॉ डिटेल। शेड्यूल 6 क्या कहता है, स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ट्राइबल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल लॉ। यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या शेड्यूल कास्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर लॉ जो है वो है शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं। शेड्यूल 7 क्या है, डिटेल लिस्ट अबाउट यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड द कंकरेंट लिस्ट। शेड्यूल 8 क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। शेड्यूल 9 क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस। शेड्यूल 10 क्या है, डिटेल अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपी एंड एमएलए। शेड्यूल 11 क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ द पंचायत एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी अंडर शेड्यूल 12। तो ये 12 के 12 शेड्यूल आपको याद होने चाहिए, इनमें से एक आधा क्वेश्चन 100% लगता है। अगला क्वेश्चन आता है, वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 फ्रॉम 21 ईयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में
एज जो थी पहले 21 ईयर होती थी वोट डालने की, बाद में 18 कर दी गई। तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज 61st अमेंडमेंट एक्ट। In India, the voting age has been reduced from 21 years to 18 years by the 61st Constitutional Amendment Act 1988। ये किसके आर्टिकल के तहत होता है? 326 के अंदर। और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? वेंकरमन। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 20। द सेकेंड शेड्यूल इज रिलेटेड टू द emoluments, allowances, privileges and so on. Which of the following is not related to this schedule? स्पीकर ऑफ लोकसभा जो सेकंड शेड्यूल है हमने अभी पढ़ा है, वो किसके बारे में बताता है? अलाउंसेस, प्रिविलेजेस के बारे में, सैलरीज के बारे में। तो इनमें से कौन से उस शेड्यूल में नहीं आता? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, जज ऑफ हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राइट आंसर इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं सेकंड शेड्यूल, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एमोलमेंट, अलाउंस एंड प्रिविलेज एंड सो ऑन। तो इनमें कौन आता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आती है, गवर्नर ऑफ स्टेट आता है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, जो एमएलए जो हमारी विधानसभा होती है, चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, विधान परिषद, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। इन सब की सैलरी और इनको जो जो अलाउंसेस मिलने हैं, जो जो इनको प्रिविलेजेस मिलने हैं, वो सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं मिलते। थैंक यू दोस्तों। तो अब हम अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे आपको नेक्स्ट 2020 क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें फंडामेंटल राइट होगा शायद, और कुछ हम शायद 20 क्वेश्चन शायद फंडामेंटल राइट के ऊपर ही बनाएंगे, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। तो 20 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के ऊपर होंगे और उसमें हम सारे का सारा फंडामेंटल राइट को कवर करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।